नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम हिस्ट्री में। आप सभी मुझसे परिचित हैं। मेरा नाम है हिमांशु त्रिपाठी और मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख रहे हैं, आज हम लोग नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नर्मदा नदी की बात करूँ मैं, तो इसको आप एक चित्र के माध्यम से समझिए। सबसे पहले आप लीजिए, टॉपिक डाल दीजिए नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के उद्गम स्थल की बात करें सबसे पहले, जब हम उद्गम स्थल की बात करेंगे तो देखिए मैं थोड़ा सा नॉर्मल सा चित्र बनाऊंगा, उससे आप सभी लोग समझ जाएंगे। ठीक है, समझिएगा। कुछ ऐसा हमारा क्या है, भारत। ठीक है, अब इस भारत में आप सभी जानते हैं कि एक पर्वत रेंज है और एक ये पर्वत रेंज है। क्लियर है यहाँ पे? ये बात समझ में आ गई। अब एक बात और समझो इसमें से कि जो ये पर्वत रेंज है, इसका नाम सभी लोग जानते हैं। इसे बोलते हैं सर विंध्याचल पर्वत श्रेणी। क्या बोलते हैं? विंध्याचल। ठीक। और नीचे वाली को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज है ना। अब इन दोनों रेंजों के बीच में थोड़ा सा मैं इसमें बना देता हूँ। इन दोनों रेंजों के बीच में यहाँ पर सर पड़ती है अमरकंटक की पहाड़ी। क्या पड़ती है सर? अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी पड़ती है और यहीं से एक नदी आती है। क्या आती है? यहीं से नदी निकल के आती है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से। और ये यहाँ पर आकर क्या हो जाती है, माफ कीजिएगा, ध्यान नहीं दे पाया, बना देता हूँ। इस प्रकार से कुछ नदी आती है और यहाँ पर आकर के मिल जाती है। ठीक है, तो देखो ये जो नदी आई, ये आपकी कहां से निकली? अमरकंटक की पहाड़ी से निकली। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकली और यहां से निकलते हुए सर ये आगे चल के मध्य प्रदेश होते हुए कुछ इस प्रकार से आती हुई ये महाराष्ट्र आती है और महाराष्ट्र आती हुई ये गुजरात में आकर के यहाँ पर, कहां पर? ये आपके अरब सागर में, जिसे बोलते हैं खंभात की खाड़ी, यहाँ पर आकर के मिल जाती है। यहाँ तक क्लियर? अभी मैं आपको बता चुका हूँ गंगा नदी डेल्टा बनाती है और ये नदी डेल्टा नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि ये भ्रंश घाटियों से होकर के बह करके जाती है। कैसे? आइए इसको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझिए और अच्छे से समझेंगे आप। ये देखिए सर, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, इससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये आपकी क्या है? अमरकंटक की पहाड़ी। ये आपकी क्या है? ये आप देख रहे होंगे सभी लोग, ये क्या है आपका? ये अमरकंटक की पहाड़ी है ना। ये देखिए, ये आपकी क्या है? अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है, अब इस अमरकंटक की पहाड़ी से देखिए इस प्रकार से कुछ नर्मदा नदी का ऑरिजिन हुआ। और ये देखिए पूरा मध्य प्रदेश, ये जो पार्ट है आपका क्या है? मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश से इस प्रकार बहते हुए कुछ आई और ये बहती हुई आते हुए आगे ये यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट इसका कहां पर जाता है? आपका ये जाता है महाराष्ट्र पे और फिर ये चली जाती है सर गुजरात पे और गुजरात पर आकर के कहां चली जाती है? खंभात की खाड़ी में चली जाती है, अरब सागर में। अब जब ये नदी आई तो देखो, अब ये वाली नदी जो है कभी अवसाद नहीं अपने साथ लेकर के आ पाती है। देखो गंगा नदी क्या है कि मैदानी क्षेत्र से आती है, अपने साथ मिट्टी वगैरह लेकर के आती है, जो भी अवसाद है वो सब लेकर के आती है। अब जब अवसाद लेकर के आएगी तो अपने मुहाने पर छोड़ देगी, मतलब डेल्टा का निर्माण होता है। लेकिन इस नदी में डेल्टा का निर्माण नहीं होता। ये नदी कैसी है सर? ये पश्चिमी प्रवाह नदी है। कैसी है? ये नदी आपकी पश्चिमी प्रवाह नदी है। पश्चिमी प्रवाह नदी है। इसकी कुल लंबाई की बात करूं मैं सर, इसकी कुल लंबाई की बात करूं, नर्मदा नदी की कुल लंबाई की बात किया जाए तो ये 1213 किलोमीटर है। कितनी है? 1213 किलोमीटर। यहां तक बात क्लियर? सारी बात समझ गए? कहां से निकली? उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक की पहाड़ी, मध्य प्रदेश से, है ना। अब चलिए थोड़ा सा और आगे समझिए, मैं आपको इसको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये देखिए आपकी नर्मदा नदी है, इसमें कुछ डैम बने हुए हैं। एक देखिए नर्मदा सागर लिखा हुआ है, ये लिखा है सरदार सरोवर बांध। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही समझना है।
ये जो सरदार सरोवर बांध है आप सभी देख रहे होंगे, मैं एक बार फिर इसको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये आपका क्या है, ये आपका पूरा मध्य प्रदेश, यहाँ तक क्लियर। ये आपका क्या है, ये देखिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में देखिए थोड़ा सा बॉर्डर में होते हुए चली जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र को क्या कर रही है, टच करती जा रही है ना। और देखो जैसे ही महाराष्ट्र क्रॉस करती है और आगे आप कहां पर पहुंच जाती है, ये गुजरात में। और गुजरात में ये जो लाल लाल पेन से डिनोट है, ये लाल पेन से, बिल्कुल रेड पेन से किए दे रहा हूं, ये जो लाल पेन है यहाँ पर सर आपका बांध है जिसे बोलते हैं सरदार सरोवर बांध। कहां पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। तो भाई इस बार इसका मुख्य बांध पूछा जाता है, सरदार सरोवर बांध किस नदी किनारे स्थित है, तो यहाँ लिख लीजिए सरदार, लिखते जाइएगा सरदार सरोवर बांध कहां स्थित है सर, गुजरात में। कहां स्थित है, गुजरात में। अभी मैं दिखाता हूं, निश्चित रहिए थोड़ा सा, आइए और ऊपर आइए, अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये नदियां देखिए, ये देखिए कुछ इस प्रकार से बहती हुई आती है। ये आप लोग देख रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से, ये कुछ इस प्रकार से सर बहती हुई जाती है। ये देखिए, अब ये देखिए भ्रंश घाटियां है कि नहीं, भ्रंश घाटियां है ना, मतलब ये पत्थरों के बीच से कुछ इस तरह से घाटियों के बीच से बहती हुई चली जाती है। बात समझ रहे हो। अच्छा, और नर्मदा नदी के बारे में एक तथ्य बन जाता है, जैसे मैं बनाना चाहूँ, ये अपना भारत का मैप है, तो देखो ये कौन सी रेंज है मैंने ऊपर बताई थी, ये मैंने बताई थी आपको विंध्याचल रेंज। कौन सी रेंज बताई थी, विंध्याचल रेंज। अच्छा, और ये जो हाईवे से डिनोट कर रहा हूँ, ये कौन सी है, सतपुड़ा रेंज। अब इन दोनों के बीच से निकल के आती है ये सर, इन दोनों के बीच से कुछ ऐसे निकलती हुई चली आती है और ये आके यहाँ पे मिल जाती है। तो देखो ये इन दोनों के बीच से निकल के आई, तो किन दो रेंजों के बीच में चल रही है, एक विंध्याचल और एक सतपुड़ा। तो आपसे प्रश्न बन जाएगा कि नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से होकर के आती है, तो आप लोग क्या बताएंगे, विंध्याचल और सतपुड़ा। यहाँ तक बात क्लियर है। ये लोग आप सभी लोग भ्रंश घाटियां देख रहे हैं, ये देखिए इस प्रकार की भ्रंश घाटियों से होकर के बहती हुई जाती है। अब देखिए इन भ्रंश घाटियों में कहीं मिट्टी मिलेगी, आप बोलेंगे नहीं मिलेगी। जब मिट्टी नहीं मिलेगी तो अवसाद ही नहीं मिलेगा। अब जब अवसाद नहीं मिलेगा तो ये डेल्टा का निर्माण कैसे कर पाएगी, तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये सर एस्चुरी का निर्माण करती है, मतलब इसे बोलते हैं ज्वार नदमुख। किसका निर्माण करती है सर ये, तो लिखेंगे अरब सागर में, अरब सागर या खंबात की खाड़ी, अरब सागर में यह ज्वार नदमुख, किसका, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, का निर्माण करती है। अच्छा, इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। इसकी जो कुछ सहायक नदी है मैं देखिए बता देता हूँ। सहायक नदियां लिखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। सहायक नदियां, तो सर इसकी सहायक नदियां हैं आपकी, एक है सेर, एक है सक्कर, एक है सर तवा, एक है आपकी दुधी। क्लियर, कौन कौन सी, सेर, सक्कर, तवा, दुधी, ये मुख्य सहायक नदियां हैं। और आगे देखिए आपको क्या दिखाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये सभी लोग देख करके जान रहे होंगे कि आपका मध्य प्रदेश का जबलपुर में, एमपी के जबलपुर में, जबलपुर में किसका निर्माण करती है सर, धुआंधार जलप्रपात। किसका, धुआंधार, धुआंधार जल प्रपात। आप लोग देख रहे होंगे ये कहां पर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में किसका निर्माण कर रही है, धुआंधार जलप्रपात। जलप्रपात क्या है कि भाई नदियां ऊपर से आती हैं और तेजी से खाई की ओर, नीचे की ओर गिरती हैं। जब गिरती है तो यहाँ पर मतलब कि एक प्रपात बनता है, इसे बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात। अच्छा, ये जो प्रपात होता है इसको धुआंधार आखिर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब ये गिरती है तो ये तेजी से, वेग से गिरती है कि मतलब ये पानी के छींटे कुछ इस प्रकार से गिरते हैं कि मतलब धुआं सा छा जाता है उस एरिया में, तो इसे क्या बोला गया, धुआंधार जलप्रपात। यहाँ तक क्लियर, आप सभी ने देख लिया मध्य प्रदेश के जबलपुर में कौन सा प्रपात है, धुआंधार जलप्रपात। आगे देखिए, इसे बोलते हैं सर सरदार सरोवर बांध। क्या बोलते हैं इसे, सरदार सरोवर बांध। ये है आपका सर सरदार सरोवर बांध। इसका निर्माण 5 अप्रैल सन 1961 में, मैं लिख देता हूँ, यहां समझिएगा, यहां पर लिखिए 5 अप्रैल 1961 में ये विश्व बैंक की सहायता से, किसकी सहायता से, विश्व बैंक, विश्व बैंक की सहायता से इसको बनाने का प्रयास किया गया था। आखिर इसका प्रयास क्यों बनाया जा रहा था, तो भाई आपके गुजरात में जो सूखा था तो उसको दूर करना चाह रहे थे, इसके अलावा इससे बिजली पैदा करना चाहते थे, तो इससे बिजली पैदा होती है, तो बिजली में पता है कौन कौन से राज्य लाभान्वित है, तो इसमें जो बिजली पैदा होती है तो एक तो आपका हो गया गुजरात,
उसके पहले आपका हो गया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अलावा आपका एक राजस्थान, ठीक है। इन राज्यों के बीच में ये बिजली मतलब जो इससे उत्पादित होती है और ये जाकर के साझा होती है। और गुजरात और आपका मध्य प्रदेश, इसमें कुछ बिजली को लेकर के विवाद भी है, इस 5 को लेकर के। क्लियर हो, यहां तक बात समझे। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे बोलते हैं, आप सभी लोग जान गए होंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या बोलते हैं सर इसको? इसको हम बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। मैं लिख देता हूं स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी और यूनिटी में अंतर है। लिबर्टी समझ रहे हो ना, वो अमेरिका में है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है। इसकी कुल अगर मैं सर ऊंचाई की बात करूं तो सर ये 192 मीटर है। कितनी है? 192 मीटर। ये कहां पर स्थित है? ये कहां पर स्थित है? तो ये भाई नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। बात समझ रहे हो ना? आपसे प्रश्न बन जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी, सबसे पहले पूछेगा किसकी यूनिटी है, तो आप सभी जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। इसके अलावा ये पूछेंगे किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप सभी बताएंगे सर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 192 मीटर। कहा जाता है कि ये 600 फुट लंबी है। मतलब अगर सामान्यतः बात किया जाए तो 100 व्यक्तियों की लंबाई या ऊंचाई के बराबर। मतलब एक व्यक्ति इसका 1/100वां भाग माना जाएगा, उसकी कुल ऊंचाई की बात किया जाएगा। अच्छा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में बात कर दिया जाए। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसकी सर ऊंचाई है 93 मीटर। कितनी है? 93 मीटर। यहां तक क्लियर बात? चलिए अब मैं आगे बात करता हूं। आप लोगों ने, अब मैं थोड़ा सा चित्र बनाऊंगा, उससे आप बात को और समझेंगे मेरी अच्छी तरीके से, तो समझिएगा। आप सभी जानते हैं कि ये मैं बना रहा हूं भारत देश अपना, है ना, कुछ ऐसा भारत देश है अपना। भारत देश में सर आप जानते हैं कि ये एक रेंज है अपनी पर्वत रेंज, और एक रेंज ये है, इसे बोलते हैं सर विंध्याचल, और इसे बोलते हैं सर हम सतपुड़ा। ठीक, सतपुड़ा इसी पेन से करते हैं। अब एक बात समझिएगा, एक नदी आपकी कुछ यूं आई, थोड़ा सा ये चित्र मेरा क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, मैं इसको एक बार फिर सही करता हूं। रुकिए एक सेकंड। अब आप समझिए कि देखिएगा, ये है आपकी एक रेंज, ये है आपकी एक रेंज। आप समझिए, ये आप जानते हैं विंध्याचल रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज है। इसके बीच से कुछ इस प्रकार नर्मदा नदी निकली है और यहाँ जाकर के मिल गई है खंबाती खाड़ी में, और यहीं से सर एक ताप्ती नदी आई है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। तो आपसे प्रश्न ये बनेगा, नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी रेंज है? तो आप क्या बोलेंगे सर? सतपुड़ा रेंज। क्या बोलेंगे आप? हम बोलेंगे सर सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज। तो हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? ताप्ती नदी के बारे में। तो लिखिए ताप्ती नदी। तो भाई ये कहां से निकली है? इसके उद्गम स्थल की बात करें तो उद्गम इसका हुआ है मध्य प्रदेश के बैतूल नामक जिले से। कहां से? बैतूल, बैतूल नामक जिले से हुआ है। अब देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये देखिए आप मैप के माध्यम से इसको समझिए। ये है कुछ इस प्रकार से है आपकी ताप्ती नदी। ये देखिए आपके ऊपर से, देखिए आपको मैप में भी दिख रहा होगा, ये आपकी नर्मदा नदी कुछ इस प्रकार से निकलती हुई चली गई है ना, और बगल से ही उसी के समानांतर ताप्ती नदी कुछ इस प्रकार से जाकर के वही खंबाती खाड़ी में चली गई है। आपसे पूछ लिया जाता है कि किन्हीं 2 नदियों के नाम बताएं जो आपके पश्चिमी क्षेत्र या फिर अरब सागर में जाकर के गिरती है। तो इनमें से एक कौन सी होगी? एक नर्मदा और एक क्या होगी? ताप्ती होगी। ताप्ती से ताप्ती या तापी दोनों नाम से जानते हैं। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अगर इसकी सहायक नदी की बात की जाए ताप्ती की, तो ताप्ती की सहायक नदी का नाम है सर सहायक नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्णा नदी इसकी क्या है? सहायक नदी है। कौन सी नदी? पूर्णा नदी। ये बात क्लियर है? तो भाई ये कहां से होकर के निकली है? तो ये मैंने बताया मध्य प्रदेश के बैतूल से निकली है। तो कहां से होकर गई? सबसे पहले ये एमपी निकलती है। एमपी के बाद आप सभी लोग देख रहे हैं ये महाराष्ट्र। कहां पर? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद ये गुजरात के कच्छ में आती है,
कहां पर आई, गुजरात। तो ये इन 3 राज्यों से होकर के जाती है। और अगर आप देखना चाहें तो देखिए ये है कुछ ताप्ती नदी, और ये भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ज्वार नदमुख अर्थात एस्चुरी का निर्माण करती है। क्यों निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करेगी? डेल्टा का निर्माण सिर्फ वो नदियां करेगी जो कुछ मैदानी क्षेत्र से होकर के जाएंगी, कुछ मिट्टी लेकर के जाएंगी, और यही अवसाद लेकर के जा करके सागर में गिरा देगी। अगर मैं चित्र के माध्यम से बताना चाहूं तो आप ये समझिए, जैसे ये आपकी गंगा नदी कुछ इस प्रकार से आई है और ऐसे गई है। अब ये जाने के बाद कुछ इस प्रकार से मोटी होती चली गई है, धीरे धीरे कई नदियां आकर के कई शाखाएं इसमें मिली है। मैंने गंगा नदी तंत्र आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। अब ये नदियां गई, अब मान लेते हैं कि ये है भाई आपका सागर, ठीक है, ये पार्ट क्या है आपका, ये सागर का है। तो अपने साथ ये जो मिट्टी का अवसाद लेके जाएगी ना, तो वो कुछ इस प्रकार से बढ़ जाएगी, और जब ये बढ़ जाएगी और जो ये पार्ट कहलाएगा इसे डेल्टाई क्षेत्र कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सभी को जय हिंद, जय भारत।